हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई कॉन्सेप्ट। तो वाईफाई कॉन्सेप्ट में आप सभी का स्वागत है। तो रेलवे ग्रुप डी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल के बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं। बातें आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अगर आप लोग को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल में जरा सा भी कहीं चूक हो जाती है या कोई डॉक्यूमेंट आप फिर कहीं मेडिकल में कोई दिक्कत आ जाती है, तो हो सकता है आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या मेडिकल से बाहर निकाल दिया जाए और आप लोग जॉब लेने से चूक सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि कोई भी कौन कौन सा आपको सबसे पहले डॉक्यूमेंट वहां पर ले रहा है, दूसरा नंबर इस डॉक्यूमेंट को किस क्रम में सजाना है, और तीसरा नंबर बताने वाला हूं फिर मेडिकल के बारे में। मेडिकल में आपका कैसा जांच हो रहा है और कौन कौन सा जांच हो रहा है, वो जांच किस प्रकार से हो रहा है। कोई बच्चे का अगर एडमिट कार्ड सीबीटी या पीईटी वाला खो गया है तो वो क्या करेंगे। और एक बात यहाँ पर ये है कि एक डॉक्यूमेंट नहीं रहने के कारण क्या बाहर निकाला जा सकता है, तो ये भी बात इंपॉर्टेंट है। यहाँ सारे बात मैं यहाँ पर आप लोग को बता दूंगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं एक सीट है, और इस सीट में एक्चुअली में कुछ आपका सर्टिफिकेट को अरेंज किया गया है एक ऑर्डर में। ठीक है, यह जो है आपका एक आरआरबी का सीट है। ठीक है, एक आरआरसी के द्वारा यह सीट आपका बाहर में चिपकाया गया था, उसी का ये फोटो है, और इस ऑर्डर में आपको सजाने के लिए बोला गया था सर्टिफिकेट को। ठीक है, तो आप लोग को यहाँ पर मैं डिटेल्स में बताऊंगा अभी कैसे कैसे कौन कौन सा सर्टिफिकेट यहाँ पर लगाना है, और कोई सर्टिफिकेट नहीं है तो उसके लिए क्या करना है। तो आगे बढ़ते हैं, और सबसे पहले हम लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात करेंगे, क्योंकि वहाँ भी सबसे पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। तो जब आपको जैसे कि आपका सबसे पहले बात, तो जैसे कि आपका मान लीजिए 25 तारीख को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। ठीक है, 25 तारीख को मान लीजिए आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, तो आप लोग को हर हाल में वहाँ 24 तारीख को ही पहुँच जाना है, क्योंकि अगर इसी दिन पहुँचने के फिराक में रहेंगे तो हो सकता है कहीं ट्रेन लेट हो गया या फिर कुछ हो गया, तो आपको समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए आप लोग 24 तारीख को ही वहाँ पर पहुँच जाइएगा, एक दिन पहले ही। अब दूसरी नंबर बात, जैसे ही आप लोग वहाँ पर जाते हैं 25 तारीख को एंट्री मारते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए अपना रिपोर्टिंग टाइम में 10 बजे या फिर 1 बजे, जितना बजे भी है। ठीक है, तो जब जाते हैं तो क्या होता है, वहाँ पर आरआरसी के पास जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करते हैं उसके पास पहले से ही एक डीबी का लिस्ट रहता है, जिसमें कि आपका नाम दिया हुआ रहता है, वो भी क्रम से। ठीक है, नाम जो है क्रम से दिया हुआ रहता है उस डीबी लिस्ट में। उसी क्रम से आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। जैसे कि आप लोग को 40 बच्चों को 10 बजे बुलाया गया है, तो उसी क्रम में सबका होगा। जैसे कि 1 नंबर में राहुल है, 2 नंबर में रमेश है, 3 नंबर में राजू है, तो सबसे पहले राहुल को बुलाया जाएगा, फिर रमेश को, फिर राजू को। मतलब कि तीनों एक ही साथ वहाँ पर रहेंगे, लेकिन सबसे पहले राजू का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर रमेश का, और फिर राहुल का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। इस प्रकार से वहाँ क्रम से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए यहाँ पर बुलाया जाता है। तो जैसे ही जाएंगे वहाँ पर, तो इस प्रकार उसके पास एक क्रम रहता है, और उसी क्रम में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। दूसरा पॉइंट यहाँ पर है कि आप जैसे ही वहाँ पर पहुँचते हैं, ठीक है, सबसे पहले आपको एक फॉर्म देगा, उस फॉर्म को फिल करना पड़ता है, और उस फॉर्म को फिल करने के बाद आपको 24 रुपये का एक चालान कटाना पड़ता है। ठीक है, उस फॉर्म को फिल करने के बाद आपको एक 24 रुपये का चालान कटाना होता है। और ये था आपका दूसरा पॉइंट। ठीक है, जब वहाँ पर चालान कटा लेंगे 24 रुपया दे करके, उसके बाद आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए टेबल में बुलाया जाएगा। ठीक है, आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए टेबल में बुलाया जाएगा, जिसमें कि आपका यहाँ पर जो है अधिकारी लोग रहेंगे, जो कि आपका चेक करेंगे डॉक्यूमेंट, और आपको इसी प्रकार का यहाँ पर चेयर दिया जाएगा, और इसी चेयर में आपको बैठा करके आपसे डॉक्यूमेंट मांगा जाएगा कि ये डॉक्यूमेंट दीजिए, ये डॉक्यूमेंट दीजिए। आपको उसी प्रकार यहाँ पर डॉक्यूमेंट देते रहना है और दिखाना है। ठीक है ना, और इस डॉक्यूमेंट को आपका कितना चेक करेंगे ये अधिकारी, और अगर कोई त्रुटि आती है या फिर कहीं कोई दिक्कत होता है, तो फिर इसके लिए आपको दिक्कत का यहाँ पर सामना करना पड़ सकता है, या फिर ये बता सकते हैं कि आपको क्या करना है। ठीक है, आगे देखते हैं कि सबसे पहले कौन कौन सा डॉक्यूमेंट यहाँ पर आप मांगेंगे। ये जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे, तो वहाँ पर एक बोर्ड में इस प्रकार का एक चार्ट दिया हुआ था, और उस चार्ट के माध्यम से आपको बताया गया था कि कैसे आपको डॉक्यूमेंट को वहाँ पर सजा के लेके जाना है, किस क्रम में। ठीक है, इसी क्रम में देखिए यहाँ पर क्या लिखा है आपका लिखा गया है कि अरेंज डॉक्यूमेंट्स इन द फ्लोइंग ऑर्डर एंड सेल्फ अटेस्ट देम। तो बोलता है इस ऑर्डर में आपका और सजाना है आपका डॉक्यूमेंट्स को, और उसमें सेल्फ अटेस्ट करना है, यानी कि हर में साइन चाहिए, है ना। तो पहले दिखा है एक्स का 10th का एडमिट कार्ड, फिर 10th का पास सर्टिफिकेट, फिर 10th का मार्कशीट, फिर ओबीसी एसटी ओबीसी या फिर ईबीसी जो भी सर्टिफिकेट है वो चाहिए, फिर पीडब्ल्यूबीडी वाले उसका पीडब्ल्यूबीडी का सर्टिफिकेट चाहिए, सीसीए वाले का सर्टिफिकेट चाहिए। तो इस प्रकार से यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, इसी क्रम में यहाँ पर हम लोग भी अब यहाँ पर देखने वाले हैं। सबसे पहले आपको
डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या किसका सर्टिफिकेट चाहिए, तो मैट्रिक का, क्योंकि ग्रुप डी जो होता है वो मैट्रिक लेवल का ही एक वैकेंसी है ना। लेकिन हालांकि अभी ग्रुप डी को ग्रुप सी कर दिया गया है, जो कि आपके लिए एक अच्छी बात है। तो यहाँ पर सबसे पहले मांगा जाएगा आपसे मैट्रिक का सर्टिफिकेट। मैट्रिक का सर्टिफिकेट में अगर आप लोग को सबसे पहले क्या मांगा जाएगा, तो एडमिट कार्ड मांग रहा है, फिर मार्कशीट मांग रहा है, और फिर 10th का पास सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है। ये 3 सर्टिफिकेट आपसे मैट्रिक का मांगा जा रहा है। फिर से एक बार सुन लीजिए, 10th का एडमिट कार्ड, मार्कशीट और 10th का पास सर्टिफिकेट, ठीक है। ये सारे डॉक्यूमेंट को जो मैं यहाँ पर लिस्ट आपको बताऊंगा, इसका पूरे पीडीएफ में आपका टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, वहाँ से जाकर पीडीएफ भी डाउनलोड कर लीजिएगा। इसी क्रम में आपको अरेंज कर लेना है सारा डॉक्यूमेंट को, ठीक है। तो यहाँ 10th का ये सर्टिफिकेट आपसे मांगा जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपके फिर आपको ओबीसी का, एससी का, एसटी का या ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट मांगा जाएगा। अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो ओबीसी सर्टिफिकेट, अगर आप एससी से बिलोंग करते हैं तो एससी सर्टिफिकेट, अगर आप एसटी से बिलोंग करते हैं तो एसटी सर्टिफिकेट, और अगर आप ईडब्ल्यूएस यानी कि इकोनॉमिक वीकर सेक्शन से बिलोंग करते हैं तो आपको इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। और ये सर्टिफिकेट जो है आपको कहाँ का साइन चाहिए, कहाँ तक का साइन किया हुआ रहना चाहिए, तो ये बात ही बोला गया है। तो ये आपका कम से कम, देखिए, कम से कम एसडीओ तक का साइन किया हुआ रहना चाहिए, और अधिक से अधिक डीसी, डीएम या एसडीएम से साइन किया हुआ रहना ही चाहिए। और नहीं हो पा रहा है तो एसडीओ का साइन भी वहाँ पर चल रहा है, यानी कि ले रहा है ना, तो ये चाहिए। और ये जो सर्टिफिकेट है कितना लेटेस्ट वाला होना चाहिए कि पुराना वाला होना चाहिए, ये पॉइंट में भी यहाँ पर बच्चे फंस रहे हैं। तो ये लेटेस्ट वाला होना चाहिए, 1 साल के अंदर, ठीक है। 1 ईयर के अंदर अगर बना हुआ आपके पास सर्टिफिकेट है ओबीसी, एससी, एसटी या ईडब्ल्यूएस का, तो वही सर्टिफिकेट यहाँ पर चाहिए। अब देखिए, आप लोग ऑनलाइन तो ये सर्टिफिकेट बनवा लिए हैं, लेकिन रेलवे ने बोला है क्या, उसका एक अपना जो फॉर्मेट दिया गया है, उस फॉर्मेट में आपको ये सर्टिफिकेट बनाना होगा। ऑनलाइन वाला तो वहाँ पर ठीक आप दिखा दीजिएगा, लेकिन फॉर्मेट वाला वहाँ पर मांगेंगे। रेलवे का फॉर्मेट में ये सर्टिफिकेट बनवाना है। अभी मैं दिखा देता हूँ, एक बंदे ने यहाँ पर एक बच्चे ने आपका बनाया भी है रेलवे फॉर्मेट में, वो रेलवे फॉर्मेट को आपको यहाँ पर मैं दिखा दूंगा आगे, ठीक है। उसके बाद ओबीसी वालों के लिए एक पॉइंट और है कि उसके लिए एक ओबीसी का सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म आता है। इस सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म को भी आपको भर के लेके जाना होगा, ये बात यहाँ पर कही गई है, ठीक है। ये ओबीसी वालों के लिए है सिर्फ। तो उसके बाद यहाँ पर देखिए, ये बंदे को देखिए, यहाँ पर इन्होंने आपका ओबीसी फॉर्मेट में एक सर्टिफिकेट बनाया हुआ है, ठीक है। ओबीसी फॉर्मेट में एक सर्टिफिकेट बनाया हुआ है, जिसमें कि आपका डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या फिर कमिश्नर का यहाँ पर साइन होना चाहिए, ठीक है। लेकिन इन्होंने अभी तक अंचल का ही साइन करवाया है, बाद में यहाँ पर इन्होंने डीसी या फिर एसडीओ या डीसी तक का भी साइन करवाया था, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका इसी फॉर्मेट में बनवा के ले जाना है, यही वाला वहाँ पर चेक करेंगे ओबीसी, ठीक है। अगर बात करें कि आप लोग को सेल्फ डिक्लेरेशन की, तो ये आपका फॉर्म कहाँ पर मिलेगा, आपको इसका फॉर्म मिल जाएगा आपका नोटिफिकेशन में, जो नोटिफिकेशन 2019 में आया था उसी नोटिफिकेशन में। नहीं मिल रहा है तो मेरा टेलीग्राम ग्रुप में डाला गया है, आप उसको जाके वहाँ से डाउनलोड कर ले सकते हैं, है ना। वहाँ सारा फॉर्मेट डाल दिया गया है, ओबीसी का, एससी का, एसटी का, ईबीसी का, हर फॉर्मेट को, ईडब्ल्यूएस का फॉर्मेट का पीडीएफ डाला गया है टेलीग्राम में, डाउनलोड कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आगे अब देखिए, चौथा नंबर में आपको सीबीटी का एडमिट कार्ड, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसको आपका वहाँ पर जो है आपका बोल्ड करके दिखाया गया था कि कंप्यूटर बेस्ड जो टेस्ट हुआ था उस टाइम में जो आपको एडमिट कार्ड मिला था, वो एडमिट कार्ड का जो लोअर पोर्शन होता है उसको ले करके आपको जाना है। और चौथा नंबर में है आपका पीटी टेस्ट का जो एडमिट कार्ड, यानी कि जो फिजिकल टेस्ट हुआ आपका, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट यानी कि दौड़ जो हुआ, उसका जो एडमिट कार्ड मिला है वो एडमिट कार्ड को भी लेके जाना है। तो ये दोनों एडमिट कार्ड आपको लेके जाना है। आप देखिए, बहुत बच्चों का यहाँ पर सवाल होगा कि सर मेरा सीबीटी वाला एडमिट कार्ड खो गया है, नहीं मिल रहा है, या पीटी वाला एडमिट कार्ड खो गया है, या दोनों खो गया है। तो इस कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं, तो देखिए, इस कंडीशन में आप एक ही उपाय कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास तो खो गया है, अब आपके पास तो है नहीं। अब आप करेंगे क्या, देखिए, कोई जोन में तो आसानी से मान जा रहे हैं, लेकिन कोई जोन में नहीं मान रहे हैं। जैसे कि ईआर कोलकाता वाले जोन में अभी क्या हुआ है कि वो बोल्ड लाइन से लिखा हुआ है, ठीक है, बोल्ड लेटर में एकदम लिखा हुआ है कि आपको सीबीटी और पीईटी का एडमिट कार्ड चाहिए। तो आप लोग क्या कीजिएगा, नहीं है तो कम से कम इसका एक एफिडेविट करा लीजिएगा, ठीक है, एक एफिडेविट करा लीजिएगा, और आपका उस एफिडेविट को ले करके जाना है वहाँ पर, ठीक है, एफिडेविट को ले करके जाना है। और वो एफिडेविट जो होना चाहिए कहाँ से होना चाहिए, मजिस्ट्रेट का होना चाहिए, है ना। तो इसको एक एफिडेविट करा करके वहाँ ज़रूर लेके जाइएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। आगे देखिए, नहीं तो फिर समस्या का सामना करना पड़ सकता है और आपको बाहर निकाला जा सकता है, ये तय है एकदम, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं। आगे अब एक जो है आपका वैलिड फ़ोटो आइडेंटिटी चाहिए। वैलिड फ़ोटो आइडेंटिटी का मतलब ये होता है कि आप जो है कहाँ से बिलोंग करते हैं, आपका नाम क्या है, आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, आपका पिताजी का नाम क्या है, ये सारा आपका ये वैलिड फ़ोटो आइडेंटिटी से वेरीफाई हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें आपका वैलिड फ़ोटो आइडेंटिटी प्रूफ में क्या क्या मांगा है उन्होंने, आपके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइवरी लाइसेंस या फिर पासपोर्ट, ये पांचों में से कोई भी एक चीज़ है तो आप लेकर के जा सकते हैं। ठीक है, तो हर एक के पास लगभग लगभग आधार कार्ड तो होते ही हैं, तो आधार कार्ड है तो आप लोग ज़रूर लेके जाइएगा, और पैन कार्ड है तो ये भी लेके चले जाइएगा, या फिर वोटर कार्ड है तो वोटर कार्ड ही लेके चले जाइएगा। तो इनमें से कोई भी एक लेके जाते हैं तो आपका वहाँ पर ये वैलिड फ़ोटो आइडेंटिटी के रूप में काम करता है ना, और वहाँ पर ये मांगा जाएगा। ये 5वां नंबर था डॉक्यूमेंट का क्रम। अब 6ठा नंबर में आपको क्या रखना है, पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ। अब यहाँ पर देखिए पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ मांगा है, तो यहाँ पर ओल्डर वाला भी कहीं कहीं मांग रहे हैं, और हर जगह ओल्डर वाला ही मांग रहे हैं, लेकिन कहीं कहीं नया वाला भी मांग रहे हैं, जैसे कोलकाता जोन में नया वाला मांगे हैं। तो देखिए यहाँ पर 10 कॉपी और 10 कॉपी में इसलिए लिखा हूँ, यहाँ पर कम ही मांगे हैं, 6 कॉपी करके मांगे हैं, लेकिन यहाँ पर मैं 10 कॉपी करके लिख दिया हूँ ताकि आप लोग को वहाँ पर दिक्कतों का सामना ना करना पड़ सके। हो सकता है 1-2 कॉपी एक्स्ट्रा मांग ले या फिर कहीं कहीं लग जाए, तो इसलिए आप लोग हाथ में एक्स्ट्रा लेके चलेंगे तो वहाँ पर परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो 10 कॉपी कम से कम ओल्डर वाला, और अभी जो है आप एक 10 कॉपी न्यू वाला खिंचा करके लेके जाइएगा पासपोर्ट साइज का। ठीक है, उसके बाद 6 नंबर का पॉइंट हो गया। अब 7 नंबर देखिए, ये था आपका वहाँ पर डॉक्यूमेंट, बस उतना ही डॉक्यूमेंट लेकर के जाना है, उसके अलावा कोई डॉक्यूमेंट लेकर के आपको जाना नहीं है। और आपको कोई कुछ संकोच लग रहा है, कोई शंका लग रहा है, तो आप लोग कमेंट करके यहाँ पर पूछ भी सकते हैं हमसे, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, अब देखिए 7 नंबर क्या बोल रहा है, ये सारे डॉक्यूमेंट का आप सोचेंगे कि कितना कॉपी लेकर के जाएंगे, है ना, कितना कॉपी करके ये डॉक्यूमेंट लेकर के जाएंगे। हर डॉक्यूमेंट का 2 सेट करना है। ठीक है, 2 कॉपी करके जेरॉक्स कराना है और 2 सेट बना लेना है, क्योंकि 2 कॉपी वहाँ पर सभी जो है आपका डॉक्यूमेंट का 2 कॉपी लगेगा। ठीक है, तो इसलिए आप लोग सभी का 2-2 कॉपी जेरॉक्स करा लीजिए और उसको सेट क्रम से एकदम सेट करके पिनअप कर लीजिए और ले जाइए उसको। ठीक है, अब बात रही यहाँ पर 2 कॉपी, तो आप लोग यहाँ पर 1 कॉपी और करा लीजिएगा प्लस में, क्योंकि आपके पास 1 कॉपी एक्स्ट्रा रहना चाहिए, है ना। हो सकता है कोई फट गया, चाहे किसी तरह कोई दिक्कत आ गया, तो आप यहाँ पर इसका यूज कर पाएंगे। अब जो देखिए ये सारे डॉक्यूमेंट जब वहाँ पर आप दिखा देते हैं सर को, तो सर के पास क्या होगा, आपका अच्छे से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा और वहाँ पर आपका कोई दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। उसके बाद आप जब उस सर के पास डॉक्यूमेंट करा लीजिएगा, तो उसके बाद एक फिर सर होंगे आगे में जो आपके डॉक्यूमेंट को देखेंगे और एक बार क्रॉस चेकिंग करेंगे। जब क्रॉस चेकिंग आपका हो जाएगा तो यहाँ पर जो है आपका सारा समस्या खत्म हो जाएगी, यानी कि क्रॉस चेकिंग के बाद क्या होता है, कंप्लीट रूप से आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है। उसके बाद आपको मेडिकल के लिए, आपका थोड़े ही देर बाद मेडिकल के लिए आपका मेमो जारी कर दिया जाता है और बता दिया जाता है कि आपको मेडिकल नेक्स्ट डे है और कहाँ पर है, कौन हॉस्पिटल में है, ये आपको मेमो में बता दिया जाता है। आपको नेक्स्ट डे फिर मेडिकल के लिए बुला लिया जाता है। ठीक है, तो अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पर मेडिकल की, कि मेडिकल में क्या क्या होता है और कैसे होता है। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए फिर यहाँ पर जब आप मेडिकल के लिए नेक्स्ट डे को जाएंगे, ठीक है, आपका अलॉटेड हॉस्पिटल में, ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पर भी आपको एक फॉर्म देगा भरने के लिए। उस फॉर्म को भरिएगा, उसमें कुछ लिखा हुआ भी रहता है कि कभी आपका बॉडी कहीं से, मतलब कि कहीं हड्डी वड्डी कुछ फ्रैक्चर है या फिर कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है, तो ये सब वहाँ पर भरना होता है। ठीक है, तो वो सब आप लोग वहाँ पर देख लीजिएगा और नो ही लगाइएगा, एस मत लगाइएगा, नहीं तो हो सकता है आपको मेडिकल से निकाला जा सकता है। तो ये था पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आपका कट मार्क चेक करेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। कट मार्क चेक करेगा, आप जब फॉर्म फिलअप किए होंगे उस समय 2 कट मार्क मांगा जाता है, तो 2 कट मार्क आप लोगों ने जोन सा कट मार्क दिए हैं वही कट मार्क वहाँ पर मांगेंगे और वो कट मार्क बोलेंगे दिखाइए कहाँ पर है। ठीक है, अगर आप लोगों ने कोई बच्चे, आपका बहुत सारा कमेंट आ रहा था कि सर मैंने तो कट मार्क दिया ही नहीं था, तो एक बच्चे ने कट मार्क नहीं दिया था इस प्रकार, तो उसको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा था, उसको निकाल दिया गया था। लेकिन फिर बाद में गए वो लड़के और उसके बाद फिर चेयरमैन से शायद बात करने के लिए वो जा रहे थे,
तो 2-3 दिन तक उसको इस प्रकार दिक्कत का सामना करना पड़ा। फिर क्या हुआ अभी तक पता नहीं हो पाया है अच्छे से। तो कट मार्क के बारे में आप लोग जान लीजिए। अगर कट मार्क आप लोगों ने वहाँ पर नहीं दिया है तो थोड़ी सी दिक्कतों का सामना मुझे लगता है करना आपको पड़ सकता है, और वहाँ से फिर न्यू वाला कट मार्क देने का आपको ऑप्शन दे सकता है ना। न्यू कोई 2 कट मार्क वहाँ पर देना पड़ सकता है आप लोगों को। तो ये था कट मार्क के बारे में। उसके बाद आपको फिर वहाँ से कौन सा चेक होगा, बीपी चेक होगा, यानी कि ब्लड प्रेशर चेक होगा। इसमें भी अगर ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा या फिर बहुत कम है, तो इसमें भी थोड़ा सा दिक्कतों का सामना वहाँ पर करना पड़ सकता है ना। तो इसलिए आप लोग जो है अगर अभी एक बार चेक करा लीजिए कि बीपी कहीं ज़्यादा या कम तो नहीं है। तो इस प्रकार अगर ज़्यादा या कम है तो डॉक्टर से कंसल्ट करके दवाई या मेडिसिन या कुछ एडवाइस लेके आप लोग जो है यहाँ पर बीपी को मेंटेन कर सकते हैं, एक नॉर्मल लेवल पे ला सकते हैं ना। उसके बाद आपका होता है यूरिन टेस्ट। यूरिन टेस्ट होगा, और ये जो यूरिन टेस्ट में वहाँ पर रिपोर्ट जो आएगा वो बाद में देता है आपका कि कोई दिक्कत है या फिर वो सिर्फ सैंपल लेकर के आपसे रख लेंगे और बाद में आपका वो खुद टेस्ट कर लेंगे और रिपोर्ट में लिख देंगे कैसा है ना। उसके बाद आप देखिए उसके बाद कौन सा टेस्ट होता है। उसके बाद सबसे बड़ी बात यहाँ पर है हाइड्रोसिल चेक और पाइल्स चेक। बहुत बच्चे इसके बारे में पूछ रहे थे क्या हाइड्रोसिल चेक किस तरह से होता है, पाइल्स चेक किस तरह से होता है, मेरा पाइल्स है, कोई दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा क्या। तो इसके बारे में यहाँ पर मैं बता देता हूँ। देखिए हाइड्रोसिल चेक और पाइल्स चेक कैसे होता है। सबसे बड़ी बात तो है हाइड्रोसिल चेक में क्या होता है कि अगर दोनों, ठीक है ना, अगर अगर आपका जो है हाइड्रोसिल चेक में अगर आपका बड़ा और छोटा है तो आपका दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। अगर बहुत ज़्यादा बड़ा एक है और एक बहुत छोटा है तो दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन अगर नॉर्मल है तो कोई दिक्कतों का सामना करना नहीं पड़ सकता। और थोड़ा सा बड़ा छोटा है तो उसमें भी कोई दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसका चेक कैसे होता है मैं बता दूंगा। और दूसरा नंबर पाइल्स चेक। पाइल्स चेक कैसे होता है, देखिए आपको एक जहाँ पर डॉक्टर चेक करेंगे वहाँ पर अंदर आपको बुलाएंगे, अकेले बुलाएंगे। उसके बाद थोड़ी देर आपको बोलेंगे कि आप पैंट को डाउन कीजिए, तो पैंट को आपको नीचे डाउन करना है। उसके बाद आगे से 5 सेकंड के लिए देखेंगे। उसके बाद वो छुएंगे, टच भी नहीं करेंगे, लेकिन आगे से सिर्फ 5 सेकंड के लिए देखेंगे। उसके बाद देख लेंगे, उसके बाद बोलेंगे आप पीछे मुड़िए। फिर पीछे से मुड़वा के वो 5 सेकंड के लिए देखेंगे। उसके बाद बोलेंगे कि आप उठक बैठक कीजिए। उसके बाद उठक बैठक करने के बाद बोलेगा झुकिए, और फिर बोलेगा झुक के आप खांसिए। तो झुक के फिर खसवाएगा। उसके बाद थोड़ा सा बोलेगा क्या आप चलिए, थोड़ा सा आगे पीछे चलवाएगा। उसी में आपका पाइल्स और हाइड्रोसिल दोनों का चेक वो कर लेते हैं। उसके बाद आपको बोलेंगे ठीक है, हो गया आपका हाइड्रोसिल या पाइल्स चेक। कोई मशीन या कोई भी ऐसा तरीका से आपका वहाँ पर पाइल्स या हाइड्रोसिल चेक नहीं होता है। सिर्फ ऐसे ही आपका उठक बैठक करके हाइड्रोसिल पाइल्स चेक कर लेते हैं, और हाइड्रोसिल चेक सिर्फ आगे से देख के कर लेते हैं, है ना। तो ये होता है आपका हाइड्रोसिल और पाइल्स का चेक इस प्रकार से। अधिकतर बच्चों का यहाँ पर कोई सामना नहीं करना पड़ता है हाइड्रोसिल और पाइल्स चेक में। तो आप लोग को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर हल्का सा बड़े भी हैं तो वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। चलिए आगे आप बात करते हैं। तो अब होता है इसके बाद आई टेस्ट। आई टेस्ट होता है, फिर कलर विजन टेस्ट होता है, एक रेड ग्रीन येलो कलर दिया हुआ रहता है वो टेस्ट होता है, और सी को फिर उल्टा करके आपका टेस्ट किया जाता है। ये था आपका आई टेस्ट या फिर कलर विजन टेस्ट। कलर विजन टेस्ट तो आप लोग जानते ही हैं कि गोल गोल करके यहाँ पर अलग अलग प्रकार का कलर रहता है, उसी में कुछ लिखा हुआ रहता है 5 6 किस प्रकार से आपको पहचानना होता है। तो ये होता है, ठीक है। आई टेस्ट यानी कि 6/6 है या कि 6/12 है कि 6 बाय क्या है, ये आपका टेस्ट होता है। कलर में आपका दे देगा, फटाफट कन्वर्ट बदल देगा कलर, रेड ग्रीन येलो इस प्रकार से कर देगा, और पूछा जाएगा आपको कौन सा कलर आया, कौन सा कलर आया बताना है आपको फटाफट। सी को उल्टा करके बोल देगा इसका मुंह किस तरह से किधर खुला है। तो ये 4 प्रकार का यहाँ पर टेस्ट मेडिकल में आई टेस्ट का हो रहा है, ठीक है। उसके बाद चेस्ट एक्सरे। चेस्ट एक्सरे होता है ताकि आपको पता चले, उसको पता चले कि आपका कहीं चेस्ट का हड्डी उड्डी में कहीं कोई दिक्कत न है या फिर आपको टीबी वगैरह कुछ न है, तो इसलिए चेस्ट का एक्सरे किया जाता है। और ये जो चेस्ट एक्सरे है मैं बता देना चाहता हूँ कि बाहर में आपको करवाता है, यानी कि वो खुद वहीं पर चेस्ट एक्सरे का सुविधा नहीं है, बाहर से करवा के आपको बोलेगा लेके आइए, जिसके लिए आपको 400 रुपया पैसा पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो कुछ पैसा भी आपको ले करके जाना है, उसके बारे में अभी आगे बताऊँगा। और अगर आपको यहाँ पर कुछ अगर ऐसा दिक्कत आया आपका मेडिकल में, तो वो कोई एक्स्ट्रा चेकअप कराने के लिए बोल सकते हैं। जैसे कि हो सकता है आपको एमआरआई करने के लिए बोल दे, या फिर कोई और टेस्ट करने के लिए बोल दे, या फिर कहीं पैर में दिक्कत है तो बोलेगा पैर का एक्सरे कराइए,
या फिर कोई और दिक्कत है तो वो टेस्ट करने बोल सकता है। और ये जो टेस्ट आप कराएंगे वो बोलेंगे आप खुद अपने पैसे पे अपने खर्चे पे कराइए, तो इसलिए आपको वहाँ पर हो सकता है एक्स्ट्रा खर्चा लग सकता है। तो आप लोग एक्स्ट्रा पैसा भी लेके ज़रूर जाइएगा, क्योंकि ऐसा हुआ है बच्चों के साथ, है ना, कई बच्चे के साथ ऐसा हुआ है। तो आगे अब देखिए एक एक्स्ट्रा पॉइंट में कि डीवी और मेडिकल में कितना दिन लग सकता है। अधिकतर बच्चों को 2 दिन लग रहा है, 2 दिन से ज़्यादा नहीं, एक दिन डीवी दूसरा दिन मेडिकल, ठीक है। कोई दिक्कत होने पर ही वहाँ पर 3 दिन 4 दिन 5 दिन वहाँ पर रुकना पड़ता है, नहीं तो 1-2 दिन में डीवी या मेडिकल सब सही रहा तो आसानी से हो जाता है। कितना पैसा लगा, देखिए पैसा आप वहाँ पर आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितना खर्चा करते हैं, किस प्रकार का रूम लेते हैं। मान लीजिए 2-3 दिन आप लोग रहिएगा, 3 दिन का रूम चार्ज भी लगेगा, है ना। उसके बाद आपका 3 दिन का खाना पीना भी लगता है, और वहाँ पर एक्सरे वगैरह कराइएगा तो उसका भी पैसा लगेगा, गाड़ी का ट्रांसपोर्ट का भी खर्चा लगेगा। कोई अगर एक्स्ट्रा अगर कुछ करने के लिए, इलाज करने के लिए बोल दिया, या फिर एक्सरे करने बोल दिया, या फिर और कोई जांच कराने बोल दिया, तो उसमें भी आपका एक्स्ट्रा खर्चा लग सकता है। तो आप लोग कम से कम 3-4 हज़ार रुपया पैसा ज़रूर लेके जाइएगा, ताकि आप लोग को कोई वहाँ दिक्कतों का सामना ना करना पड़ सके। इसलिए आप लोग 5-10 दिन पैसा का पहले ही व्यवस्था कर लीजिए, ताकि वहाँ पर कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। और बता दूं कि आप लोग जब वहाँ मेडिकल के लिए जाइएगा तो ज़्यादा घबराइएगा नहीं। घबराने से क्या होता है, ब्लड प्रेशर कम ज़्यादा हो जाता है या फिर कोई और दिक्कत हो सकती है। तो ज़्यादा घबराने की कोई बात नहीं है, वहाँ नॉर्मली जाइएगा, अपना चेकअप कराइएगा, ठीक है। तो ये था आपका एक अच्छा, मतलब क्या होता है, एक अच्छा तरीके से आपका जो है और डिटेल्स में कैसे क्या हो रहा है बताने के लिए ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद था। तो वीडियो आप लोग को कैसा लगा एक बार ज़रूर लाइक कीजिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में समय लगता है इस प्रकार का इतना इन्फॉर्मेटिव वीडियो, तो एक बार ज़रूर लाइक कीजिएगा। और आप लोग को कोई जो कन्फ्यूजन आ रहा है, अभी भी कोई दिक्कत आ रहा है, तो आप लोग कमेंट करके पूछिएगा, मैं आपको कमेंट में आंसर दे दूँगा। और नहीं तो आपका रेलवे का जो है सभी बच्चों के लिए ग्रुप डी का मैं एक टेलीग्राम ग्रुप बना दिया हूँ, उसका लिंक मैं दे दूंगा, वहीं पर मैं पीडीएफ भी ये वाला डाल दूंगा। तो आप लोग जो है वहाँ पर उस लिंक में जुड़ करके वहाँ पर आप लोग चर्चा भी कर सकते हैं, है ना। तो वीडियो कैसा लगा एक बार ज़रूर बताइएगा, और आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आप सब्सक्राइब करते हैं तो क्या होगा, जो भी वीडियो मैं समय समय पर डालता हूँ वो आपको तुरंत मिल जाएगा, है ना। तो आप लोग सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियो मैं डालूंगा, जैसे ही लेटेस्ट कोई अपडेट आता है तो वो डालता हूँ, तो आप लोग को तुरंत मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।